हाय गाइस, स्वागत है सबका आज एक और पॉडकास्ट में। आज मैं जिनसे आपको मिलवाने वाला हूँ उनकी प्रोफाइल देख के मैं खुद शॉक्ड हुआ था, क्योंकि उनके नाम के आगे लिखा था स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल। वो क्यों है स्ट्रॉन्ग, वो मेरे हिसाब से उनसे ही जानना सही रहेगा, क्योंकि उनसे मिलने के बाद मैं खुद बहुत चीज़ें सीख चुका हूँ। बट मैं काफ़ी चीज़ें डिस्क्लोज कर रहने देना चाहता हूँ ताकि पॉडकास्ट में पता चले। मिलते हैं। हाय नुपुर। हाय मोक्ष, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। वैसे मैं आपसे मिलके ज्यादा अच्छा हो गया। ओके। हाँ, जितना नर्वस आप पहले थे पॉडकास्ट से पहले, इवन मैं भी था। क्योंकि जो अब लिखा था ना आपने स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल, तो मैं जानना चाहूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल क्यों? ओके, एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल का रीजन ये है कि जब लाइफ में आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, जब भी आपको नीड होती है, अगर वो लोग आपके साथ खड़े तो यू बिकम स्ट्रॉन्ग, राइट? व्हेन नोबडी इज देयर विद यू, यू बिकम अ स्ट्रॉन्गेस्ट। तो लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस है जो मैंने अकेले फेस किए, गिव अप नहीं किया। और कुछ ट्रेजेडी मेरे साथ हुई थी बचपन में, मुझे पैरालाइज हुआ, बहुत सारे चैलेंजेस आए और मैंने अपनी स्माइल से तो एटलीस्ट गिव अप नहीं किया और पॉजिटिविटी से। सो आई थिंक आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन। नहीं, एक्चुअली में आप हो। वो एज क्या थी जब ये प्रॉब्लम हुआ आपके साथ? एक्चुअली मैं 8 मंथ्स की थी एंड जब मैं छोटी थी तो मैं थोड़ी सी ओवरवेट थी। और हम लोगों की जॉइंट फैमिली थी, दादा दादी और सब लोग रहते थे। तो उस टाइम पे ना लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। तो जब मैं छोटी थी, जब मैंने चलना स्टार्ट किया तो मेरी मम्मी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है। तो फिर दादी वगैरह से डिस्कस किया तो वो लोग बोलते थे कि बच्चे हैं, हो जाता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जब उन्होंने काफी टाइम बाद हॉस्पिटल में चेक किया, देन डॉक्टर ने बोला कि इनको पैरालिसिस हुआ है। तो उस टाइम कितने साल पहले की बात है? अभी मैं 31 ईयर की हूँ, तो आप लगा सकते हो मैं 8 मंथ्स की थी तब की बात है ये। वो टाइम कैसा होगा पापा में के लिए ना? बहुत टफ होगा। और उस टाइम तो आई वॉज नॉट मेच्योर, क्योंकि बचपन में हम लोगों को नहीं पता होता है। बट हाँ, जैसे जैसे मैंने होश संभाला, मतलब कोई भी कुछ भी बोलता था कि यहाँ जाने से आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा, तो उन्होंने अपना बेस्ट दिया। हाँ, तो उस टाइम ये होता था कि देसी दवाई और जो भी ट्रीटमेंट होता था ये करने से ही होगा, तो उन्होंने वो सब किया। तो और सेकंड ये था कि मैं जब और बच्चों को देखती थी और अपने आप को देखती थी ना, तो मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि जैसे सब लोग हैं वैसे ही मैं हूँ। तो मेरे पापा मम्मी ने मुझे एक स्कूल में एडमिशन करवाया था, अमर ज्योति, अगर आपको उसके बारे में पता होगा। तो वहाँ पर जो डिफरेंटली चैलेंज है, नॉर्मल है, ब्लाइंड है बच्चे, वो सब एक साथ ही पढ़ते हैं। जी, तो डॉक्टर ने मुझे मेरे पेरेंट्स को सजेस्ट किया था कि जो कैलिपर्स वगैरह होते हैं, अगर वो मैं पहनूंगी तो उससे मेरे वॉकिंग में काफी इम्प्रूवमेंट आएगा। बट ट्रस्ट मी, मैंने वो कभी नहीं पहना। मैंने उसके लिए बहुत मार खाई है। मेरे पापा मम्मी हमेशा बोलते थे कि ये पहनोगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं पहनती थी, क्योंकि मैं हमेशा अपने मन में बोलती थी कि मैं तो नॉर्मल हूँ, मैं क्यों पहनूं। और यही रीजन था कि, और मैं बचपन में बहुत जिद्दी भी थी। तो कुछ वो जिद क्यों थी? मतलब लाडली बन गई थी इसलिए? लाडली भी थी और वैसे मतलब, लाडली तो पापा की फेवरेट होती है बेटियां, बट मतलब ये था कि मेरे पापा कहीं भी जाते थे मुझे लेकर जाते थे। क्या बात है। हाँ, ये था। तो वो चैलेंजेस कैसे थे जब स्कूल में थे आप? आपके साथ बड़ा शुरू में मतलब हम बाद में अलग हुए। फिर जब स्कूल में जाती थी तो स्कूल में मेरा एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव था। मेरे स्कूल फ्रेंड जो उस टाइम पे थे वो अभी तक मेरे साथ में है, राइट? आई एम वेरी लकी कि वो लोग अभी भी मेरे साथ में है। तो टीचर्स बहुत अच्छे थे। और मुझे ना डांस का बहुत शौक था, तो मैंने जब मैं केजी क्लास में थी मैंने फर्स्ट डांस में पार्टिसिपेट किया था। तो जब मेरी मम्मी को पता चला कि डांस करती, शी वाज लिटरली शॉक्ड। उन्होंने कभी सोचा नहीं था। धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स हुए, मैं सिंगिंग में, ड्राइंग में, डांस में, हर जगह पार्टिसिपेट करती थी। तो ये ऐसी मेरी स्कूल लाइफ थी। तो जब पार्टिसिपेट करते थे, जस्ट पार्टिसिपेट होता था कि यू अचीव समथिंग स्पेशल? हाँ, एक्चुअली काफी सारे ग्रुप प्रोग्राम हुए। एक अगर आपने सुना होगा, व्हेन आई वाज इन 8th क्लास, तो हमारा कमानी ऑडिटोरियम में एक शो हुआ था कृष्ण लीला, उसके बारे में काफी न्यूज़पेपर्स में भी आया था। सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। वाओ। या
तो स्कूल की स्टडी के बाद फिर आगे कंटिन्यू करा स्टडी? हाँ, एक्चुअली वो जो स्कूल था ना, मैं आपको बताती हूँ, मेरी जर्नी बहुत अजीब सी रही थी, क्योंकि वो स्कूल 8 तक ही था। जब आप होते हो ना, बचपन से लेके आप कहीं पे बढ़ते हो तो आप उस स्पेस के लिए कंफर्टेबल हो जाते हो, राइट? तो ये था कि मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ पर इतना नहीं जाती थी, क्योंकि जब आप छोटे हो और आपके सामने आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव्स और जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं जी। तो मतलब मुझे लगता है कि सोसाइटी में ना हम लोग सोचते नहीं है कि वो बच्चा है, उसको समझ नहीं है, बट मुझे लगता है कि जब बच्चे 6-7 इयर्स के हो जाते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि क्या चल रहा है। तो हाँ, क्या चल रहा है। तो वो लोग बोलते थे मम्मी को कि आपकी बेटी में तो प्रॉब्लम है, तो लड़का तो आपको वैसे ही देखना पड़ेगा। अभी मैं 7-8 इयर्स की हूँ, वो लोग बात कर रहे हैं उस टाइम की। तो इस वजह से मैं किसी रिलेटिव के यहाँ नहीं जाती थी। और मतलब हम जिस एरिया में रहते थे वहाँ इतने एजुकेटेड लोग नहीं थे, तो जब मैं निकलती थी तो लोग मतलब अलग तरीके से कमेंट देना और इस तरीके से बोलना। तो एक टाइम ऐसा भी आया था ना कि जब घर से निकलने में ना मुझे बहुत नर्वसनेस होती थी। समझ सकता हूँ। हाँ, कि लोग कैसे देखेंगे क्या। तो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी, मैंने कैसे कैसे उस चीजों को ओवरकम किया। प्लीज बताएं, हम सब जानना चाहते हैं। पानी लेंगे आप? नहीं नहीं। ओके, ये आप तो स्ट्रॉन्ग गर्ल, आपको पानी की नीड है। हम सब जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो एक्चुअली मेरा स्कूल वो 8 तक था। 9 के बाद मतलब हमारी फैमिली कंडीशन फाइनेंशियल इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो मुझे गवर्नमेंट स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। ठीक है। तो अभी तक मैं एक ऐसे स्कूल में थी जहाँ मुझे बहुत सारा प्यार मिला और टीचर्स बहुत अच्छे थे। मैं बहुत शैतान थी, मतलब मेरी क्लास में शायद ही कोई लड़का होगा जिसको मैंने नहीं पीटा होगा। तो ऐसी थी मैं स्कूल में। अभी 9th में वो गर्ल्स स्कूल था, राइट? तो गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता है कि डेस्क वगैरह बहुत कम होते हैं, राइट? जो जल्दी आ गया वो ऊपर बैठ गया, जो नहीं आया वो नीचे बैठ गया। तो मेरे को नीचे बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो शुरू में मैं 1-2 दिन गई थी तो मैंने नीचे भी बैठी, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। फिर मेरी जो टीचर थी उन्होंने देखा कि मेरे को प्रॉब्लम है, फिर उन्होंने क्लास में बोला कि इसको प्लीज कोई हेल्प करो कि ये डेस्क पर ही बैठे। तो उन्होंने एक डेस्क मेरे लिए रिजर्व किया। फिर उस टाइम ये था कि गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ा सा होता है कि ये प्राइवेट स्कूल में है, इसमें थोड़ा एटीट्यूड होगा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माय नेचर विद इन 2 से 3 महीने में थोड़ा नॉर्मल हो गया। बट वो जो 9 से लेकर 12th क्लास तक की जर्नी थी ना, मतलब वो पूरी साइलेंट थी। नो डांसिंग, नो सिंगिंग, बस स्कूल जाना, घर जाना। उस टाइम में मैंने कुछ भी नहीं किया। मतलब जो मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ था वो बिल्कुल यहाँ आ चुका था, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं, कोई टीचर का मोटिवेशन नहीं। और जब मैं कोई कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए बोलती थी तो वो लोग सीधा यही बोलते थे कि यू आर नॉट नॉर्मल। तो मुझे नहीं पता कि नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होती है। तो फिर मैंने पूछना बंद कर दिया था। तो उस टाइम पे चलने में या फिर बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आपको सरवाइव करने में दिक्कत होती थी? नहीं, एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा वॉकिंग में है, बाकी टचवुड एवरीथिंग इज गुड। तो ये मैं हमेशा ये मानती हूँ कि आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, राइट? मानना भी चाहिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि हम सबको भगवान ने बनाया और हम हर एक मतलब यूनिक इंसान है, बेस्ट है अपने आप में। तो मैं कभी नहीं मानती कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है। अगर सामने वाला मुझे बोलता है कि आप ठीक से नहीं चल सकते, आप ठीक से नहीं बोल सकते, तो ये उसके नजरिए की प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सही कहा। ये नजरिया ही होता है। हाँ, तो ये आपका नजरिया है, मुझे नहीं लगता मुझमें कोई प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। एंड मैं ट्यूशन सेंटर में पढ़ाती थी जहाँ पे मेरी फर्स्ट जो इनकम थी दैट वाज 600 पर मंथ। अच्छी बात है। हाँ,
तो मतलब वो ये एम्बैरेसिंग है, प्राउड है? क्या है ये? देख मुझे मतलब 600 रुपए देखकर ऐसा होता था कि बहुत ज्यादा पैसे हैं, एंड यू वोंट बिलीव इट कि जब मुझे अपनी फर्स्ट 600 तो ऐसे बोलना चाहिए, पता है मेरी पहले से 600 रुपए थी। हाँ। ऐसे बोलना चाहिए, पता है मेरी तो जब मुझे 600 रुपए मिले ना ट्यूशन फीस से, मैंने अपने पापा को कॉल किया था कि पापा मुझे 600 रुपए मिले, आप ले आ जाओ। इतना बड़ा अमाउंट मिला है। अच्छा, कुछ चुरा ना ले। हाँ, ये सच बात है? हाँ ये बिल्कुल सच बात है। तो बहन भी आकर तो ये बिल्कुल सच बात है, मतलब मुझे जब भी वहां से पैसे मिलते थे ना, तो मैं बहुत खुश होके पापा को बताती थी, पापा आ जाओ पेमेंट मिल गया। हाँ। फिर धीरे धीरे 1200 रुपए हुए, फिर हाईएस्ट मुझे 1800 रुपए मिले थे वहां से। क्या बात है। जब ये आपने अर्निंग करना शुरू किया, तब कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ? क्या कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ जब आपने सैलरी? हाँ, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी तो मुझे बहुत पढ़ाना अच्छा लगता था, और मेरे जो जितने भी स्टूडेंट्स थे ना वो बहुत अच्छे थे। मेरा एक नेचर है कि मैं सामने वाले को ना डांट नहीं सकती, चिल्ला नहीं सकती, तो कितने भी शैतान बच्चे हो वो सब कंफर्टेबल हो जाते हैं यार। तो होस्ट बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हो। तो वहां से फिर क्या हुआ ना कि मतलब मैं 12th में थी, फिर से वही सारी चीजें कि अब तो लड़की बड़ी हो रही है और ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। फिर एक ट्रेजेडी हुई थी, मैं मेरी सिस्टर के साथ में थी और मैं 12th में थी। आपने देखा होगा जो अक्षरधाम वाला फ्लाईओवर है ना, वहां पर पहले रोड क्रॉस करने के लिए ब्रिज नहीं था। हाँ। तो हम लोग अक्षरधाम के ये आपका राइट साइड में रहते थे, अगर आप इधर से आ रहे हो तो। ठीक है। तो रोड क्रॉस करना था, रात को 8 बजे का टाइम था, 27 दिसंबर 2011, मुझे डेट याद है वो। तो मैं ना अपने आप को बहुत डीमोटिवेट फील करते हुए आ रही थी कि ऐसा होता है वैसा होता है। सडनली एक गाड़ी आती है मेरे सामने से, 2 to 3 सेकेंड से मैं हट सकती थी, बट वो गाड़ी ने ना हिट किया, और वहां मुझे वो रोड पे अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना एक्सीडेंट्स होता है तो बहुत मेजर एक्सीडेंट होता है, बट टच वुड मैं गिरी और मैं खड़ी हो गई थी। लोगों ने मुझे उठाया कि मतलब उनको लगा होगा कि क्या हुआ। 3-4 सेकेंड्स के लिए माइंड काम नहीं करा, मुझे लगा अब तो हो गया काम। मेरी बहन थी, उसने मुझे उठाया, मैं घर पे चल के गई थी, बट वो विंटर्स का टाइम था। तो आपको ना पता होगा कि विंटर्स में क्या होता है, जब हमें चोट लगती है हमें उस टाइम पे दर्द नहीं होता, उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद। तो जब मुझे वो पेन होना स्टार्ट हुआ ना, तो एक दिन मैं ऐसे रोते रोते सोच रही थी, फिर मैंने एक बात ये सोची कि हो सकता है उस एक्सीडेंट में मेरी डेथ हो जाती, राइट, बट नहीं हुई। इसका मतलब मेजर हुआ था। हाँ, वो गाड़ी ने हिट किया था ना, अगर कुछ इधर 19-20 हो जाता तो वो डेथ हो सकती थी, बट मैं हिट करके गिरी और मैं खड़ी हो गई थी, लोगों ने उठाया था मुझे, तो बॉडी में वैसे कुछ चोट वगैरह नहीं आई थी, बट मैं गिरी तेज थी। तो मैंने अपने मन में यही सोचा कि वो उस वक्त डेथ भी हो सकती थी, हो सकता है मेरा कुछ बॉडी पार्ट चला जाता, बट हिट किया तो मतलब हो सकता है वो भगवान का कोई इशारा हो कि अगर मैंने तुम्हें भेजा है ना तो कुछ ना कुछ तो मकसद होगा। तो मैंने उस दिन से सारे नेगेटिव थॉट्स निकाल दिए, एंड आई सेड कि नहीं, ये लाइफ ना भगवान ने दी और मुझे इससे अच्छे से जीना है, चाहे कोई दुनिया का कुछ भी बोले, भाड़ में गया हो। तो वहां से फिर मैंने पॉजिटिव होना स्टार्ट किया। That is signal of God. हाँ। तो अब स्टडी हो गई। हाँ, कॉलेज का अगर मैं बात करूँ ना तो मैं आपको कॉलेज, हाँ, स्कूल, वो स्कूल जो 1 to 6 था, वो आपके लिए बहुत स्पेशल था। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज था। फिर आप उसके बाद कॉलेज, फिर ट्यूशंस। तो ये मेरे लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे ये देखने वाले हैं, किसी के साथ क्या कंडीशन होगी, किसी के साथ क्या होगा, तो उनको मिलेगा कि एक नूपुर जीता जाता सवाई सबूत है आज की। मैं आपको ना अपने कॉलेज का एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। प्लीज। मैंने ना कॉलेज SOL से किया था, जो ओपन लर्निंग है, ठीक है, राइट, क्योंकि हमारी फैमिली कंडीशन उस वक्त इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं रेगुलर करूँ, तो हमें ये था कि साथ साथ कुछ अर्निंग भी करनी है और फैमिली को सपोर्ट भी करना है और अपना पढ़ाई भी पूरी करनी है। ठीक है।
तो एक होता है ना, जब आप कॉलेज में स्टार्ट करते हो तो यू मेट समबडी एल्स, राइट। तो मुझे एक रैंडमली एक फ्रेंड के थ्रू हमारी कॉल पे बात होती थी, ठीक है। तो काफी टाइम तक बात हो रही है और मैंने उस पर्सन को शेयर किया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है पैर के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि सामने वाले को सच बता देना अच्छा होता है। एकदम सही बात है, राइट। तो मुझे अपने कॉलेज में फॉर्म भरने के लिए जाना था एंड मैंने उस पर्सन को बताया, ही वाज सो एक्साइटेड कि नुपुर तो मेरे साथ चलना। तो मैं उस पर्सन से मिली, जैसे ही मैं उसकी गाड़ी में बैठी ना, उसका फर्स्ट वर्ड ये था कि अरे तुम हैंडीकैप हो। मैंने बोला हाँ, मैंने तो तुम्हें बताया था। ही सेड कि अच्छा हाँ तुमने बताया तो था मुझे, चलो छोड़ो, तो कौन से कॉलेज में ड्रॉप करना है। तो एसओएल का कॉलेज है जहाँ पर संडे को ही वो ओपन होता है, आपको पता है, फॉर्म भरते हैं। तो मैं गई, फॉर्म भरा मैं फॉर्म भर के बाहर आई, उस पर्सन की गाड़ी नहीं थी। मैंने उसको 10 कॉल्स किए अलग अलग टाइम पे, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स, तो उसने फोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद देखा मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में था। तो वो लाइफ का ना बहुत अजीब सा इंसिडेंट था। और 15 मिनट तक एक पेड़ के नीचे मैं बैठ के सोच रही थी कि क्या हुआ मेरे साथ। फिर वो इंसिडेंट ऐसा था ना कि मुझे ये लगने लगा कि नहीं, मुझे तो किसी से बात ही नहीं करनी, ये लव लाइफ और ये सब मेरे लिए नहीं है। वो ऐसा, वहां से मिलने से मेरा एक और बार मोरल डाउन हो गया कि नो वन विल एक्सेप्ट मी, कि ठीक है मैं अपने लिए हूँ। तो उसके बाद से सिर्फ मैंने अपना काम पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये रिलेशनशिप एंड ऑल नहीं। फिर मैंने अपना कॉलेज लाइफ, संडे का मेरा कॉलेज होता था, लेकिन आपको पता है कि एसओएल में आपके पास चॉइस होती है कि आपको जाना है जाओ, आपको नहीं जाना है नहीं जाओ। तो जो लाइफ की, जो मेरे डिप्रेशन थे, जो एंगर था सोसाइटी का, तो हम 2 तरीके के लोग होते हैं, या तो आप डिप्रेशन में गलत डायरेक्शन पे जाओ। तो हाँ, तो मैंने क्या करती थी, मैंने घर पे बताया नहीं था कि मैं कॉलेज नहीं जाती जी। मैं संडे जाती थी बंगला साहिब गुरुद्वारे। तो आपको पता है वहां पे कढ़ी चावल बनते हैं। हाँ। मैंने 4-4 घंटे वहां पे खड़े होके ना बर्तन धोती थी, और मेरी जितनी फ्रस्ट्रेशन थी, जितनी नेगेटिव चीजें थी ना, वो सब मैंने बर्तन धो के निकाल दी। हाँ, मतलब फ्रस्ट्रेशन, सेवा में फ्रस्ट्रेशन कहने का सेवा में फ्रस्ट्रेशन नहीं, मतलब एक मेरा ये था कि जो मेरे अंदर तकलीफ थी, जो थी, मैं वहां पे 4-4 घंटे खड़े होकर ना वो वॉश करती थी, और धीरे धीरे मेरा माइंड चेंज होता गया। वो एंगर निकल गया। मुझे ये था कि मतलब दिल्ली में सेफ आप फील नहीं करते हो, तो वो एक सेफेस्ट प्लेस था मेरे लिए, जहाँ पर मुझे कोई जज नहीं करता था, वहां पर अच्छे लोग थे। तो 2 साल मैं रेगुलर वहां पर गई थी संडे। और तो मेरे को ये था कि उस दिन के बाद से ये था कि मैं अगर रोती हूँ ना, जनरली मैं किसी के सामने नहीं रोती हूँ, मुझे रोना होता है तो मैं सिर्फ भगवान के आगे रोती हूँ। तो ये था। आपने अपना एंगर को कन्वर्ट कर दिया। शिकायत करी कभी भगवान से या थैंक्स बोले? नहीं, मैं हमेशा थैंक्स बोलती हूँ, ऑलवेज। शिकायत तो नहीं करती कभी, तो क्योंकि हाँ, मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं करी शिकायत, बहुत बार शिकायत करी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपकी लाइफ में कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, तब आप शिकायत करते हो कि ये क्यों नहीं, यार मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है। लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद में ना आपको रियलाइज होता है कि वो लोग आपके लिए सही नहीं थे। तो अगर ऊपर वाला कुछ लोगों को आपकी लाइफ से लेकर जा रहा है ना, तो यू शुड बी थैंकफुल, ठीक है, कि लाइफ से आपके पॉइजन जो है वो जितनी जल्दी जाए वो अच्छा होगा। तो शुरू में होता था कि मतलब मेरे फ्रेंड्स थे जिनके बॉयफ्रेंड्स थे या रिलेशनशिप में थे, तो एक होता है ना, मैं लड़की हूँ ऑफ कोर्स, मतलब यंग हूँ, तो कभी कभी होता है कि यार मेरी लाइफ में भी कोई हो जो मेरे को समझे। तो उस इंसिडेंट्स के बाद ना कभी ऐसा ख्याल नहीं आता था मन में। जब भी मैं सोचती थी किसी से मिलने के लिए, तो वही चीजें याद आती। गाड़ी वाला इंसिडेंस था? हाँ। तो कभी सोचा नहीं आपने कि वो बंदा स्टूपिड था? मैंने बाद में सोचा, मैं आपको बताती हूँ, उसका कॉल आया था मेरे पास 2 साल बाद। अच्छा। हाँ, 2 साल बाद। मैंने आज तक, मेरा जो स्कूल टाइम में नंबर था ऑलमोस्ट 11-12 में, वो नंबर मेरे पास आज भी है, ठीक है।
तो उसका 2 साल बाद कॉल आया, ऐसा था वैसा था। मुझे लगा हमारी कास्ट नहीं है, तो उस टाइम पे ना मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो अभी भी अगर जैसे मैं आपको ना एक बहुत ही जेन्युइन चीज बताती हूँ, मैंने अभी तक लाइफ में ना बहुत जगह जॉब करी है, ठीक है। अगर मैं जॉब की बात बताऊं, मेरा लाइफ का पहला इंटरव्यू हुआ था मारुति सुजुकी में। मतलब एक 12th से निकला हुआ इंसान एक इंटरव्यू देने गया। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने मुझे फर्स्ट सैलरी ऑफर की थी 7,000। मेरे लिए 7,000 70,000 थे उस वक्त, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 2 दिन आप काम करो, उसके बाद हम आपका काम देख के आपकी सैलरी डिसाइड करेंगे कि कितनी होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम वहां पर जो हायरिंग थी वो 8,000 9,000 हो रही थी। तो मैंने कहा ठीक है। 2 दिन बाद उनके जीएम के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ। मैंने एंटर किया। उनके जीएम की लाइन थी कि हमें आपका काम बहुत अच्छा लगा, हम चाहते हैं आप काम करो। मैं बहुत खुश थी। और उनकी दूसरी लाइन ये थी कि क्योंकि आप फिजिकली हैंडीकैप हो तो हम आपको 6,500 रुपए ही दे सकते हैं। ओके। तो मैं काम अपने माइंड से, अपने स्किल से कर रही हूँ ना, अपनी बॉडी से या चलने का काम नहीं था वो। तो मैंने उनको उसी टाइम ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि सर मुझे ऐसी कंपनी में काम नहीं करना जहां पर लोग ये सोचकर सैलरी डिसाइड करते कि सामने वाले का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। तो मैं वहां से निकल कर आ गई। After your line, what he said? कुछ नहीं बोला उन्होंने मुझे एक ही लाइन बोली कि नुपुर आपके लिए लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। तो मैंने उनको बोला कि सर लेवल के बंदे। हाँ। और ओखला में वो ऑफिस था, वो मतलब कॉल सेंटर था जहाँ पर जो सर्विस, गाड़ियों की सर्विस के लिए कॉल करते हैं ना, तो आप एक कस्टमर सर्विस में काम कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता वहां पर आप बॉडी से कैसे हो उस चीज से कोई लेना देना है। Exactly. तो मुझे लगा कि यार ऐसी जगह मैं काम करूंगी तो मैं लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकती, ठीक है। तो वहां से मैं आ गई और काफी देर तक मतलब ये सारी चीजें होती रहती थी कि जब मैं थोड़ा मोटिवेट होती थी ना, फिर कोई इंसान आके डीमोटिवेट करके जाता था, ठीक है। उसके बाद कई बार होता है कि आप घर पे भी सुनते हो बातें कि क्या होगा लाइफ में, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि सारे पेरेंट्स हमेशा ना अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, राइट? सही है, राइट। लेकिन हम इंडियंस है, कई बार पेरेंट ना हमें ऐसे बोल देते हैं, उनका इंटेंशन ये होता है कि हमें बात लगे और हम आगे बढ़े। लेकिन कई बार जो वो बातें होती है ना, वो हमें इस कदर चुभ जाते हैं ना कि हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। मतलब आप बाहर से सुनकर आ रहे हो, फिर घर पे सुन रहे हो, आपको कोई समझ नहीं रहा, आप अकेले हो एकदम। उस टाइम पे मैं ही थी जो अपने आप को मोटिवेट कर रही थी। उस टाइम मैं ही थी जो अपने आप को समझाती थी कि नहीं, टूटना नहीं है। उस टाइम मैं ही थी जो अपने रीजन ढूंढती थी कि क्योंकि ना मैंने लाइफ में एक चीज सीखी है, अगर आपके पास रीजन नहीं है ना स्माइल करने के, खुश रहने के, तो आपको रीजन खुद बनाना पड़ेगा। खुद अपने लिए लाइफ में आप रीजन बनाओ कि आप कैसे खुश रह सकते हो। तो रीजन बना? हाँ, मुझे गाने का शौक था, मैं गाना गाती हूँ। मुझे डांस का शौक है, मैं अकेले रूम में डांस करती हूँ। और मिमिक्रिंग करना अच्छा लगता है, कार्टून्स की, और ये सब करना अच्छा लगता है। मैंने लिखना स्टार्ट किया, मुझे राइटिंग, मैंने आज तक कभी इसको पब्लिकली नहीं लिखा, बट कुछ ना कुछ मैं अपने डायरीज में लिखती रहती थी। इवन मैंने एक पोयम लिखी थी अपने लिए, कभी मौका मिला तो मैं जरूर उसको सुनाऊंगी या पब्लिकली करूंगी। इससे बढ़िया मौका क्या होगा? हाँ, एक्चुअली मैंने ये एक लिखा था कि when somebody says you cannot walk, I found my better walk. When somebody says you cannot dance, I found my best moment. When somebody says you cannot be happy because you are disabled, I found my happiness. When somebody says you cannot have the better partner, I found myself as the better soulmate. इस तरीके की कुछ लाइनें थी, तो मैं अभी याद करके तो नहीं आई हूँ। मतलब मैं इस तरीके का अपने लिए लिखती हूँ। ये था। तो अभी जॉब? हाँ, फिर उसके बाद मैंने
जॉब करना स्टार्ट किया। लाइफ में चेंज कब आया? लाइफ में चेंज ना मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपने देखा है आजकल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ना लोग बहुत सारी खराब वीडियोस डालते हैं, राइट। मेरी लाइफ में चेंज नेटवर्क मार्केटिंग से आया था। मैंने कंपनी ज्वाइन की थी, तो मुझे कंपनी के प्रोडक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मुझे कंपनी की अर्निंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे जो वहां पर एक बात अच्छी लगी ना, मैंने देखा स्टेज पे बहुत सारे लोग जिनको माइक पकड़ना नहीं आता, वो लोग स्टेज पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे। तो मैंने अपने आप से बोला कि नुपुर तू तो इनसे बेटर कर लेगी। वाह भाई, ये तो कई सौ कॉन्फिडेंस आया, ठीक है। तो उसके बाद ना जैसे वहां पे लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो भी आपकी कंपनीज होती है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, राइट। तो एक्सपीरियंस जब आप शेयर करते हो तो मुझे भी मतलब मैं हमेशा दौड़ के जाती थी स्टेज पे कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो धीरे धीरे मैंने वहां से स्टेज पे बोलना सीखा, जहां पर आपके सामने 400 लोग 500 लोग। एक टाइम था, एक स्टेज पर मैं गई थी, इस कंपनी का कुछ बड़ा इवेंट था, वहां पे 3000 लोग थे। मैं स्टेज पे खड़ी थी, बहुत शिवर कर रही थी। एक पर्सन थे, उन्होंने मेरा हैंड होल्ड किया और मैंने अपनी टेस्टिमनी शेयर की जो भी इस प्रोडक्ट की थी। क्योंकि हम यहाँ पर किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे, तो मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहती, राइट। अगर आप चाहते हो ले सकते हो। नहीं, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहती। तो मुझे वहां से ना कॉन्फिडेंस आया। फिर उनकी कंपनी की मीटिंग होती थी जिसमें आप अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है। तो उसमें कई बार ऐसा होता था, मैं अपना हैंड रेस करती थी कि मुझे स्पीकर बनना है। तो वहां पर भी कुछ लोग थे कि नहीं, आप तो सीधे चल नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, कैसे करोगे। फिर एक लेडी थी, उन्होंने मुझे फर्स्ट चांस दिया था, और आप मानोगे नहीं, जब मैं फर्स्ट टाइम स्पीकर थी, उस टाइम माइक बंद हो गया था चलना, स्क्रीन थी वो बंद हो गई थी टेक्निकल एरर से। मैं स्टेज पे थी, मैंने 20 मिनट बिना माइक बिना स्क्रीन के प्रेजेंटेशन दी। वो दिन था, और वहां पर मैंने 8 to 9 बनना कंटिन्यूसली एक दिन में 3 मीटिंग्स ली थी, और लोगों की तालियां ना रुकती नहीं थी। तो बहुत मतलब अपने आप को कॉन्फिडेंस किया और बूस्ट किया अपने आप को। तो मुझे लगता है कि लाइफ में ना आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना चाहिए। कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। तो उसके बाद जब मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया, उसके बाद मैंने एक कंपनी दी, होम शो मेटीन। अगर आपने नाम सुना होगा, टीवी पे एक चैनल आता था जिसमें ऑनलाइन वो लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं टीवी पे, होम शो मेटीन, राइट। अभी वो नापतोल टाइप ना, हाँ, अभी तो वो कंपनी बंद हो गई है। तो उस टाइम मैं उस कंपनी में जॉब करती थी, ठीक है। तो वहां पर ना एक बार एक वैकेंसी आई थी कि चैनल को एंकर चाहिए थे जो उनके प्रोडक्ट के बारे में बता सके। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि मुझे इसके लिए ना अप्लाई करना है, क्योंकि मुझे हमेशा था कि मुझे पब्लिक एक्सपोजर मिले, मैं पब्लिक से बात करना चाहती थी। उन्होंने भी मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी कि नुपुर आपको प्रॉब्लम है, ऑडियंस हमेशा अच्छा देखना चाहती है। तो जैसे जैसे मोटिवेट करती ना, पता नहीं क्यों एक यही चीज लोगों को दिखती है, वो मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं देते। फिर ठीक है, फिर मैंने काफी सारी कंपनीज में जॉब की। लास्ट 3 ऑर्गेनाइजेशन में मुझे अच्छे लोग मिले। आज के टाइम में मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, आपने ना हमेशा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब में हमेशा देखा है कि लोग अपने सीनियर को ना रोस्ट करते हैं, राइट। बट आई एम ब्लेस्ड कि मुझे रिक्रूटर से लेके मेरे मैनेजर, टीम मेंबर तक, एवरीवन इज सो गुड टू मी। माई मैनेजर इज लाइक अ ब्रदर फॉर मी, जो मुझे एज अ सिस्टर हमेशा गाइड करते हैं। वो शाउट भी करते हैं लेकिन गाइड करते हैं। तो मेरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। और अभी के टाइम में ना कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए ना, नुपुर तो बस गिव अप नहीं करेगी, टूटेगी तो बिल्कुल नहीं। वाओ, नुपुर लाइफ को तुम अभी कैसे देखती हो? लाइफ को मैं बहुत ब्यूटीफुली देखती हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूं, अभी के टाइम में मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ, राइट। तो सेल्स में आपको पता है कितना प्रेशर होता है। अभी मैं आपको ना एक थोड़े से आगे चल के बताऊंगी। अभी की हम सैलरी जान सकते हैं? नहीं, सैलरी तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। 600-1200 वाली तो बातें हो गई ना, 6000 वाली भी हो गई अभी आई एम अर्निंग 50,000। 50,000 ठीक है। लेकिन उसमें मैं आपको बताती हूँ कि एक ट्रेजेडी हुई थी जिसकी वजह से मैं अपनी सैलरी सेव नहीं कर पा रही हूँ। वो कोई बात नहीं,
हाँ, बट सोचो ना कहाँ हाँ, से कहाँ तक 50,000, राइट ये भाई राइट बहुत बड़ी बात है। राइट। और मैं आपको बताती हूँ, मैंने बायजू जैसी कंपनी में काम किया था डायरेक्ट सेल में, जहाँ पर आप किसी के घर जाते हो, राइट। मैंने मतलब मुझे ना वहां पर कोई जज नहीं करता था, क्योंकि हम सबका वर्क फ्रॉम होम था, तो किसी को पता नहीं था कि मेरे को फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो मैं सबके घर जाती थी। आई हैव मतलब बहुत अच्छा सेल्स रिकॉर्ड था मेरा, बहुत अच्छा रेवेन्यू मेरा वीकली होता था, मतलब हमेशा टॉप 10 में रहती थी। जब हमारा वर्क फ्रॉम होम खत्म हुआ नवंबर में, हमारे ऑफिस स्टार्ट हुए थे, ठीक है। जब मेरे सीनियर्स, मेरे मैनेजर्स मेरे से मिले ना, दे वर शॉक्ड। उन्होंने मुझे बोला कि तुम इस कंडीशन में जाती हो लोगों के घर। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि सर, आपके लिए पहले मैं नॉर्मल थी ना, तो प्लीज ट्रीट मी नॉर्मल, कुछ भी नहीं बदला है अभी। तो वहां पर मुझे बहुत से लोग मोटिवेशन देने लगे। मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जिसने मुझे डीमोटिवेट किया हो। तो फिर वो नॉर्मल हो गए हाँ, आपसे बात करने के बाद? हाँ, तो अभी लोगों का नजरिया ना बहुत चेंज हुआ है मुझे लेके। मैं बहुत स्माइलिंग पर्सन हूँ, हमेशा हंसती रहती हूँ। तो मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको मेरा नाम नहीं पता, लेकिन दे ऑलवेज से कि वो लड़की कहाँ है जो हमेशा हंसती रहती है। तो स्माइल से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। स्माइल से तो कॉम्प्रोमाइज मेरे को ये था कि आपने ना हमारी सोसाइटी में एक चीज देखी होगी कि अगर किसी इंसान में कुछ प्रॉब्लम है ना, तो लोग आपके नाम से नहीं जानते, आपको आपकी प्रॉब्लम से जानते हैं। कोई इंसान मोटा है, अरे वो मोटा जा रहा है। कोई इंसान पतला है, अरे वो पतली सी लड़की है। कोई इंसान डार्क है तो डार्क है। आप किसी की बॉडी शेमिंग से किसी का नाम कैसे रख सकते हो? सही बात है, राइट। मैंने ये चीजें बहुत फेस की। शुरू शुरू में मेरे को भी बोलते थे लोग, वो लड़की जिसके पैर में प्रॉब्लम है। आज के टाइम में ये नहीं बोलते, वो लड़की जो हमेशा हंसती रहती है, वो लड़की जो बहुत बोलती है। तो अपने डेफिनेशन चेंज करी थी। तो मैं ना मतलब ये मेरा एक मैसेज एक पब्लिक के लिए भी है। हम अपनी सोसाइटी में, या कई बार मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम पे कोई इंसान वीडियो बनाता है ना, हम बहुत ही गंदे गंदे कमेंट भी लिख देते हैं कि ओवरवेट हो, जमीन फट जाएगी, ये बहुत सारे कमेंट करते हैं। आपको क्या पता, आपको क्या पता कि वो इंसान किस मेंटल स्टेट से गुजर रहा है। आपको नहीं पता किसी इंसान की लाइफ में क्या चैलेंज है, वो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कर रहा है। तो मैंने लाइफ में ये चीज भी देखी है कि आपको ना मोटिवेट करने वाले लोग 1% मिलेंगे, 99% लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जैसे अभी मैंने आपको शुरू में बताया, 31 एज, तो ऐसा नहीं है कि घर पे शादी की बात नहीं हुई। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मेरे को बोला कि शादी.com, मतलब मैं ऐप का नाम नहीं ले रही, कि एक प्लेटफॉर्म पे ट्राई करते हैं। तो अच्छा, वहां पर भाई आपने शादी.com का नाम नहीं लिया, ठीक है, ठीक है। ओके। तो वहां पर ना मतलब मैंने अपना जब प्रोफाइल बनाया था, तो मैंने वहां पे मेंशन किया कि मुझे ये प्रॉब्लम है। उसके बाद में मैं एक इंसान से मिली, उसने मुझे पसंद किया, कोई डिमांड नहीं है उनकी, बट उनकी मम्मी का कॉल आता है कि अगर हमारे बेटे की शादी आपसे होती तो बच्चे तो नॉर्मल हो जाएंगे ना। तो आप मुझे बताओ, एज अ सिस्टर, एज अ फ्रेंड, क्या मुझे उस फैमिली को हाँ बोलना चाहिए था? मेरे हिसाब से हाँ, बट मैंने उनको हाँ नहीं बोला। वो आपके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से ना, कुछ बंदे हैं, मान लो सबके अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, मदर के अलग, फादर के अलग, हस्बैंड के अलग, तो हमारे को प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मैंने ना मतलब हाँ नहीं बोला। मुझे लगा कि मतलब अभी से ये क्वेश्चंस है तो आगे जाके, सपोज करो उन्होंने क्वेश्चन नहीं करा था, शादी के बाद वो क्वेश्चन करते तो? हाँ, तो मतलब मैं अपनी लाइफ में ना ऐसे आसपास लोग ऐसे रखती हूँ जो मुझे वीक फील ना कराए। तो फिर मैंने वहां से हाँ नहीं बोला। उसके बाद फिर उसका कॉल आना स्टार्ट होता है कि आपकी सैलरी से हम ये करेंगे, आपकी सैलरी से हम वो करेंगे। उस लड़के का? हाँ, कि उसकी आपकी सैलरी से हम गाड़ी लेंगे। ओके। तो फिर ना मैंने मतलब मना कर दिया मुझे। और उसके बाद जैसे अगर मैं बात करूँ ना, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे थी, तो एक एज अ गर्ल जो मैंने नोट किया है ना, मतलब मैं किसी जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, ये होता है कि मतलब मेरी प्रोफाइल है, लोग मैसेज कर रहे हैं, मैम यू लुक ब्यूटीफुल, आई लव यू, ये वो। तो मेरे केसेस में क्या होता है, पीपल आर रेडी टू बी विद मी।
उनको रिलेशन में रहना है लेकिन शादी नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉब्लम है, फैमिली नहीं मानेगी, फिर उनको कास्ट याद आता है। तो मुझे अपनी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं चाहिए जो टाइम पास के लिए हो। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरे केसेस में क्या होता है, मैं ऑफिस में थी, बहुत सारे लोगों ने बोला कि नुपुर आप बहुत अच्छी लड़की हो, क्या हम रिलेशन में आ सकते हैं क्या? तो मैं उनसे यही चीज पूछती हूँ कि विल यू मैरी मी, क्योंकि मेरी फैमिली का एक मोटिव है और मतलब ये रहता है कि नहीं आगे चल के कुछ फ्यूचर होना चाहिए ना। इसी बीच में मैं जिस कंपनी की आपको बात बता रही थी ना, नेटवर्क मार्केटिंग में, मेरे पापा भी उसी कंपनी में है। तो मैं 2 साल से ना उस कंपनी में प्रोडक्ट लेने के लिए जाती थी। वहीं पर मुझे एक इंसान मिला जिसने को 2 साल बाद मुझे बोला कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। तो मुझे वो इंसान बहुत जेन्युइन लगा कि यार 2 साल इस बंदे ने वेट किया। वही नहीं, अच्छा, एक नया पर्सन, हाँ, जिसकी वजह से आज मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हूँ। तो हाँ, नया ट्विस्ट। तो मतलब हम लोगों ने बात शुरू करी, सब कुछ किया। फिर क्या हुआ ना, एक दिन उसने मुझे बताया कि उसकी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। हम 6-7 महीने से बात कर रहे थे। मैं बहुत इमोशनल पर्सन हूँ। अचानक 6 महीने बाद ना घर पे पता चला कि मतलब हम लोग बात कर रहे हैं, जो इंडियन फैमिलीज में होता है। 6 महीने छुपा लिया तुमने? लिया, हाँ। ओके। पिटाई भी हुई, क्योंकि ऐसा नहीं है मेरे पापा मेरा भला नहीं चाहते, बट उनको पता था कि इंसान सही नहीं है। उसके बाद मैंने कहा नहीं, क्योंकि उस इंसान ने मुझे यही बोला था हम शादी करेंगे, और मैं बात में आ गई। तो क्या हुआ, मेरे पापा ने उसको एक ही चीज बोली कि ये हैंडीकैप है और मैं कुछ भी दहेज नहीं दूंगा, तुम शादी करोगे अभी भी? उसने मेरे पापा को बोला हाँ। 10 मिनट बाद ही उस बंदे ने कॉल करा कि मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था, आपकी बेटी ने स्टार्ट किया था। और मैं उस वक्त ना, फिर जो इतने सालों बाद मैंने बिल्ड करना स्टार्ट किया ट्रस्ट किसी पे ना, वो फिर से ना मैं डिप्रेशन में गई। और फैमिली की बातें इधर से हो रही थी कि तुम्हें शादी करनी है तो हमें बोल देते, हम वैसा लड़का ढूंढ देंगे जिसको प्रॉब्लम हो, ये वो है। उस टाइम बहुत ज्यादा ना सिचुएशंस खराब हो गई। इधर से नेगेटिविटीज, इधर से लोग मोरल डाउन कर रहे हैं। तो मैं ना हमेशा, जब मुझे लगता है ना कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा चीजें खराब होती जा रही है, मैं उस सिचुएशन से निकल जाती हूँ। तो मैंने डिसाइड करा कि मुझे घर में ही नहीं रहना। बहुत ज्यादा सिचुएशंस ऐसे हो गई थी। बहुत बड़ा स्टेप है एक लड़की के लिए। सब लोग अगेंस्ट थे, फिर भी मैंने कन्विंस किया अपने फादर को कि नहीं, मैं लाइफ में ना कुछ बनूंगी, शादी सब कुछ नहीं होता, और मुझे किसी ऐसे इंसान से शादी नहीं करनी जहां मैं जाके घर बैठ जाऊं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना, मुझे उनके लिए इंस्पिरेशन बनना है। आपको पता है, हम बहुत सारे लोग ना मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, राइट? किस लिए देखते हैं? मोटिवेशन के लिए। बट मैं आपको ना एक रियल चीज बताती हूँ। जब आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो ना, आप 10 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाओगे, 20 मिनट बहुत अच्छा है तो 3 दिन 4 दिन के लिए, फिर आप भूल जाते हो। तो लाइफ में ना कभी किसी को मोटिवेट नहीं करना। अगर आप उसकी लाइफ में चेंज लाना चाहते हो, उसके लिए इंस्पिरेशन बनो। वो आपको एज अ इंस्पिरेशन मान के ना पूरी लाइफ मोटिवेट हो सकता है। Very nice. तो मुझे ये था कि नहीं यार, बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि जिनको प्रॉब्लम है वो लोग बहुत बेचारे टाइप से होते होंगे, हमेशा उदास रहते होंगे। तो मुझे ना उन लोगों के लिए भी एग्जाम्पल बनना है कि यार मैं बहुत खुश हूँ। फिर मैंने एक जगह शिफ्ट किया, वहां पर गर्ल्स पीजी था। वो लाइफ में पहली बार था कि मैं अपने घर से अलग थी, तो एडजस्ट होने में टाइम लगा। तो वहाँ का एक्सपीरियंस, कुछ कुछ जो गर्ल्स थे वो एडजस्ट नहीं कर पाए थे कि मतलब ऐसे लड़की है और ये गिर गई तो क्या होगा। बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हुई। लेकिन वहां पर मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त भी मिली। आज मेरी लाइफ में ना, जो जिनको मैं बेस्ट फ्रेंड बोलती हूँ, वो 2 दोस्त है मेरे। एक जो मेरे साथ नर्सरी क्लास से थी, और एक मेरी दोस्त वो है जो मुझे वहां मिली थी। उसने ना मुझे बहुत समझाना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं ना बहुत चाइल्डिश नेचर की हूँ। क्योंकि घर पे कई बार ये होता था कि मैं घर पे किसी से ना बात नहीं करती। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ
तो मैं 3 घंटे यहाँ ही बैठी हूँ, क्योंकि मैं बाहर से भी सुन रही हूँ, घर पे भी सुन रही हूँ, तो मैं किसी को अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करती, अंदर ही रखती थी सब। फिर पीजी में गई ना, अब पता है यहाँ पर पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, जो करना है करो, खुल के करो। तो खुल के इन द सेंस कि वो चीजें नहीं, एक अपना नेचर। तो वहां पर उसने मुझे समझा और मोटिवेट किया। वहीं से फिर मैंने अपना 2020 में एक दोबारा से जॉब करना स्टार्ट किया। मेरी लास्ट जॉब 2017 में थी। 3 साल बाद मैंने एक फ्रेश जर्नी स्टार्ट की जॉब्स की। तो जब मैं घर से बाहर आई, जिस इंसान की वजह से बाहर थी, उसने मुझे बताया कुछ फाइनेंशियली रीजन, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स पे उस इंसान को लोन लेके दिया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती थी। और ये सबके लिए मैसेज है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, हम 6 महीने किसी से मिले नहीं, ट्रस्ट कर लेते हैं। और मैं कभी ये नहीं बोलती कि लड़की खराब है, लड़का खराब है, इंसान खराब होता है। वो किसी भी जेंडर का हो सकता है, किसी भी मजहब का हो सकता है। हाँ, नियत। तो उस इंसान ने एक अमाउंट मेरे से मांगा था कि मैं इसकी EMI भर दूंगा। आज ना वो इंसान है, ना वो EMI है। मेरी सैलरी का बहुत मेजर पार्ट आज EMIs में जा रहा है। और ये बात मैंने आज तक अपनी फैमिली को नहीं बताई, क्योंकि मैं उनको स्ट्रेस नहीं देना चाहती। अब ये सुनने के बाद फैमिली क्या करने वाली है? आंटी अंकल मेरे को तो कुछ मत बोलना। वो कह रही मेरे को पता है। नहीं, पापा को मैंने बोला है कि मेरा कुछ लॉस हुआ है, लेकिन मुझे ये लगता है कि चलो सच्चाई पता लग गई अब। नहीं, मैं ये बोलती हूँ कि ठीक है, मेरा लॉस हुआ है ना, तो मैं जिंदगी भर इसको सोचकर रोने नहीं वाली हूँ। हम लाइफ में MBA करते हैं, 20 लाख लगाते हैं, नहीं लगती जॉब, ऐसा नहीं है जिंदगी खत्म हो जाती है। तो अगर वो अमाउंट चला गया ना, तो मैंने अपने आप को ये सोचा कि ठीक है, मैंने कोई कोर्स कर लिया मोटिवेशन का और मैं स्ट्रांग हो गई। मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ। आप जगन्नाथपुरी गए थे? हाँ। कैसा था वहाँ का एक्सपीरियंस? जगन्नाथपुरी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अगर मैं आपको बताऊं, मैं मतलब घर से बाहर जाने में भी डरती थी, और मैं अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ में गई थी। तो वहां पर फर्स्ट डे था। मैंने एक्चुअली जगन्नाथपुरी के जो यात्रा की थी, वो मेरा बर्थडे था 27 नवंबर। लोग अपने जन्मदिन पे बहुत सारी जगह जाते हैं, मुझे ये था कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, क्योंकि मेरी लाइफ में ना, मैं हीरो नहीं हूँ। मुझे लगता है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था, मैं बच गई ना, तो वो हीरो मेरी लाइफ के ऊपर वाला है। तो मेरा जन्मदिन है, इतनी सारी चीजें अच्छी हुई, मैं बहुत गलत जगह जा सकती थी, नहीं गई, बच गए, ठीक है, बच गई। तो मैं उनको थैंक यू बोलने के लिए मुझे था कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है। मैंने बहुत सारी स्टोरीज देखी थी, तो आई लव गॉड। मतलब मुझे लगता है उनसे अच्छा दोस्त, मुझे जब भी रोना होता है ना, मैं उनके आगे खड़ी हो जाती हूँ, और अचानक से ना इतना खुशी फील होती है। तो जब मैं जगन्नाथपुरी गई थी, तो हम लोगों ने 4 बजे स्टार्ट किया जाना मंदिर के लिए। तो सबसे पहले गुंडीचा मंदिर में गई थी, उसके बाद वहां पर सरोवर है, उसके अलावा वहां पर एक और सरोवर है जो वहां के जो इंद्रद्युम्न जो राजा है उनका है, श्री राम मंदिर है। तो बहुत सारे मंदिर घूमे हम लोग। उस दिन क्या था ना, बहुत बड़ा फेस्टिवल था, पूर्णमासी थी, वो बहुत बड़ी होती है वहां के लिए, मतलब जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं वैसे ही था। तो हम लोग जब मंदिर पहुंचे ना, वहां पर इतना रश था, पैर रखने की जगह नहीं थी, बाहर से मैं खड़ी थी। तो मेरे पैर में ना, एक लेफ्ट पैर में नीचे हर साल विंटर में ना एक फंगस लग जाती है, जिसकी वजह से मैं विदाउट स्लीपर ना चल ही नहीं सकती। मैं मंदिर के गेट पे खड़ी हुई, तो वहां पर जो बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं वो आए मेरे पास कि आपको दर्शन करना है, हम करा देंगे, पैसे लगेंगे। तो मैंने ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्डेबल नहीं हूँ, मैं उनको पैसे दे के जा सकती हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि इन्होंने मुझे बुलाया ना, तो मैं इनसे मिलने के लिए क्यों पैसे दूं। तो उसने बोला ठीक है, फिर 1.5 घंटा लाइन में जाते हैं। बट जब मैंने राइट डायरेक्शन में देखा, वहां पर लाइन इतनी थी कि 3 घंटे तो ऑलमोस्ट हमें खड़ा होना पड़ता। कुछ नहीं किया मैंने, मैं इतनी ज्यादा, मतलब मुझे पैर पे पेन हो रहा था ना, क्योंकि मैं 4 मंदिर घूम कर आई थी, मुझे नहीं पता था सारे मंदिर अलग अलग डायरेक्ट, मेरे से खड़ा नहीं हो जा रहा था। मैं मंदिर के बिल्कुल सामने, जहाँ से जगन्नाथ जी दिख रहे हैं, सिंह द्वार, हाँ सिंह द्वार था वो, मैं वहां पे खड़े होके ना आधा घंटा रोई हूँ
कि आपने मुझे बुलाया और मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा। और वो जो पंडित जो पैसा मांग रहे थे ना, वो मुझे हर 15 मिनट में 10 मिनट में पोक कर रहे थे, चलो ना मैडम पैसा दे दीजिए। मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरी जिद है, मैं पैसे दे के नहीं जाऊंगी। और एक मोमेंट ऐसा आया ना, मैंने कहा ठीक है, मैं बाहर से ही चलती हूँ। तभी एक पर्सन आए, उन्होंने मुझे बोला कि आप बहुत देर से रो रहे हो, आपको दर्शन करने हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं पैसे नहीं दूंगी। उन्होंने बोला आपसे मांगे किसी ने? लिटरली उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा होता, जैसे एक भाई एक फादर है होल्ड करते ना कि बच्चा गिर ना जाए। उन्होंने मेरा हैंड होल्ड करा, मेरे साथ में मेरी दोस्त थी, वो हमें लेके गए, स्लीपर उतारा, अंदर तक उन्होंने हमें एंट्री करवाई। तो वो वहां तक अंदर तो हम लोग चले गए। फिर बाहर वहां पे ना मंदिर, क्योंकि बहुत टाइम पुराना बना होता, सीढ़ियां बहुत ऊंची ऊंची है वहां की। तो उसी टाइम पर एक पुलिस वाली लेडी थी, उसने मुझे बोला कि मैं आपकी पूरी जर्नी में मदद करूंगी। और उसने और मेरी फ्रेंड ने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने अच्छे से दर्शन करे। उसके बाद उसने मेरे से फाइनल पूछा, जो जब आप मेन दर्शन पॉइंट पे आते हैं, आपको दर्शन हुए? मैंने कहा हाँ। मैंने ये सोचा था दर्शन के बाद मैं इनको थैंक यू बोलूंगी, एटलीस्ट हक करके। जब उन्होंने मेरे से पूछा ना आपको दर्शन हुए, मैंने हाँ बोलने के लिए इधर उधर देखा, मुझे वो लेडी नहीं दिखी। 15 मिनट तक हमने बाहर ढूंढा, मुझे वो लेडी कहीं नहीं दिखी। उसके बाद मैं ना बहुत रोई थी। मैंने कहा कि चमत्कार हो गया, भाई माना है उनको, तो उन्होंने उसको निभाया चीज को। क्योंकि ना लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि जब हमें चीजों का रिजल्ट मिलने वाला होता है या भगवान आपको कुछ देने वाले होते हैं ना, आप उससे पहले ही गिव अप कर देते हो। तो ये था कि मुझे ये था कि अगर मैं 1 घंटा भी रोऊंगी, 2 घंटे भी रोऊंगी, मैं पैसे देके तो बिल्कुल नहीं जाती, चाहे मैं पूरी रात वहां बैठ जाती। जिद पे हार गए भगवान। तो मैं ना मतलब ये गवर्नमेंट के लिए भी है, मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रही। किसी भी मंदिर में आप जाते हो ना, चाहे आप मथुरा ले लीजिए, वृंदावन ले लीजिए, आज के टाइम में ये ऑलमोस्ट हर जगह है, आप पैसे देते हो आपको दर्शन हो जाते। बट एटलीस्ट अगर कोई ओल्ड एज है, कोई पर्सन ब्लाइंड है, किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है, एटलीस्ट उनके लिए तो आपको कुछ करना चाहिए कि वो पर्सन जाके दर्शन कर सके। कई बार इंसान की पेइंग कैपेसिटी नहीं होती। मान लीजिए आपके मेरे ही पेरेंट्स हैं, वो नहीं चल पा रहे हैं और उनको कोई पर्सन फोर्स करे कि आप पैसे दोगे तो जाओगे, नहीं तो आप 4 घंटा लाइन में लगो। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए कि जितने भी तीर्थ स्थल है वहां से ये मनी ओरिएंटेड जो स्कैम चल रहा है ना, उस चीज को खत्म करे। और अगर किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम्स है तो उनकी हेल्प के लिए कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए रास्ता कि वो दर्शन कर पाए। कमाल कर दिया नूपुर। तो फिर दर्शन के बाद अभी फील अच्छा है? दर्शन के बाद बहुत अच्छा है। अगले दिन मतलब मैंने वहां पर साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शन करे थे। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चल रहा है, आप भगवान के आगे जाते हो, तो मैं ऑडियंस को बता देती हूँ ताकि लोग अवेयर रहे, ठीक है? तो जब आप किसी तीर्थ स्थल पे जाते हो ना, तो लोग आपसे पूछते हैं आपका नाम, आपके पापा का कास्ट, फिर पूछ के आपके नाम से हम इतना दान दे रहे हैं। तो जब मैं साक्षी गोपाल मंदिर में गई, वहां पे पुजारी ने मेरे से पूछा आपका नाम, मेरी फर्स्ट लाइन ये थी, मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा। और वो मुझे गुस्से से देख रहे थे, हम पुजारी आपको बताना पड़ेगा। तो मैंने बोला ऐसा थोड़ी भगवान आपकी बात सुनते हैं, मेरी नहीं सुनेंगे। नहीं, पापा का नाम बताओ। मैंने कहा मैंने उनको बता दिया और उन्होंने सुन भी लिया, आपको तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। पंडित का रिएक्शन क्या था? वो बहुत ही गुस्से में थे। चल मैं नहीं कर रहा। हाँ, उसके बाद ना उनको लगा कि बाहर के है, उन्होंने फटाफट से मेरे हाथ से माला ली, भगवान को पहना दी और मुझे वापस दी। तो मैं बहुत खुश हो गई, लाओ अब माला के 100 रुपए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं दूंगी। पूरा गल पा दिया। मैं बिल्कुल नहीं दी, लेकिन वहां पर आते वक्त आई गिवन, मतलब मैंने कुछ डोनेशन दिया ट्रस्ट को। अब वहां दो जहाँ पर लोगों को नीड है जी,
वहां पर 500 रुपए देने से, कुछ भी देने से कोई नीड नहीं है। तो आप किसी मंदिर में जा रहे हो, किसी यात्रा पे जा रहे हो, जब आपको कोई बोलना स्टार्ट कर देना अपना नाम बताओ, फादर का नाम बताओ, आपको ये दान करना है, तो समझ जाना कि अब आपका मतलब पैसे आपके गए। ओके, अभी तक की जर्नी सुनी मैंने, कमाल की थी। ये जितना सुना मैंने इस आधे घंटे के पॉडकास्ट में, आपने इसको जिया है और आगे भी जियोगे। हाँ। अब रिजेक्शन से डर लगता है? नहीं, अब रिजेक्शन से डर नहीं लगता। तो अब लाइफ का आपका एम क्या है फिलहाल? क्या लेके चल रहे हो? आगे मेरे को क्या बनना है, ऐसा कुछ है मन में? हाँ, मुझे ये है कि फाइनेंशियली गुड होना है और अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि अब कोई फायदा ना उठाए। और अभी अगर मैं जेन्युइनली एक बात बताऊं, जैसे हर लड़की सोचती है शादी के लिए, तो अभी मेरा शादी का कोई एम नहीं है। क्योंकि जिस दिन कोई इंसान मुझे जेन्युइनली आके बोलेगा ना, जिसकी फैमिली में कास्ट इशू ना हो, ये जो मैं जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट करे, तो मैं शादी के बारे में सोचूंगी। अदरवाइज मैंने ये डिसाइड किया है कि आफ्टर 4-5 ईयर जब मैं स्टेबल हो जाऊंगी, आई विल अडॉप्ट 2 to 3 गर्ल्स और बॉयज जिनको प्रॉब्लम है, और मैं उन बच्चों में अपना बचपन जीना चाहती हूँ। तो ये मेरा लाइफ का एम है। मैं सोसाइटी के काम आऊं और लोगों का नजरिया बदलूं, कुछ इंस्पिरेशन बनूं उनके लिए। ओके नूपुर, मजा आया बात करके। मुझे भी मजा आया, हुआ, हंसा भी, हंसाया भी तुमने बहुत। हाँ। कुछ कहना चाहोगे मेरी ऑडियंस से? मैं ऑडियंस से यही बोलना चाहूंगी कि लाइफ में ना कुछ भी हो जाए, गिरना नहीं है, टूटना नहीं है, और जो होना है वो होता ही है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, या फिजिकली अच्छे नहीं हो, या सोसाइटी आपको क्या देख रही है, पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको अपने आप को वैसे देखना है जैसे आप खुद को देखना चाहते हो, वैसे नहीं जैसे सोसाइटी आपको देखती है। दूसरा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो वो अभी है, ऐसा नहीं है वो जिंदगी भर खराब रहना चाहती है। तो हर प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन ढूंढना है, और दिन में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा ऐसा कुछ करो जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपको खुशी दे। और खुश रहना मतलब मुझे लगता है कि हमेशा चीजों को लेके थैंकफुल रहो। क्योंकि मेरे को भी बहुत से लोग ये बोलते थे कि आपका लेफ्ट बॉडी पार्ट पैरालाइज है। तो लाइफ में ना ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, ब्लाइंड है। तो हम लोग डिप्रेशन में ना तब आते हैं जब हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। तो जब आप अपने से नीचे लोगों को देखते हो जिनके पास नहीं है, आप घर में रह रहे हो, किसी के पास वो भी नहीं है, तो आपको लाइफ में ना हमेशा थैंकफुल रहोगे, हमेशा ग्रेटिट्यूड रखो। जेन्युइनली कैसा लग रहा है जर्नी शेयर करके? अच्छा लग रहा है। और मैं अगर आपको सच में बताऊं, ये जर्नी अगर, या मैं अपनी लाइफ का अगर 1% भी किसी को बताती थी ना, मैं आधा घंटा रोती थी। आपने देखा होगा मैंने अपनी लाइफ के बुरे से बुरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, बट मेरी आंखों से ना आंसू नहीं आए, क्योंकि भाई मेरे निकल गए आंसू। मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ। मुझे जेन्युइनली अब मतलब नहीं लगता कि कोई मुझे इजीली रुला सकता है। रोना भी नहीं है यार। नहीं। मैं ना आई थिंक तुम्हारे कल के भेजे हुए क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ। अच्छा। अभी तक आई एम वेरी इमोशनल राइट नाउ। ठीक है ऑडियंस, मिलते ब्रेक के बाद एक और पॉडकास्ट के अंदर, बिकॉज ना मैं खुद इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि ना एक बंदी इतनी सारी जर्नी देखने के बाद यहाँ पे ऐसे हंस रही है, अचीव करा है, और वो अभी भी ये कह रही है कि जो सबसे ज्यादा मेरी बात उनके दिल पे लगी, मेरे दिल पे, कि वो बच्चे अडॉप्ट करेंगी और हैंडीकैप बच्चे अडॉप्ट करेगी, उनके लिए करेगी, सोसाइटी के लिए कुछ करेगी। दैट इज अमेजिंग। शाउट आउट फॉर नूपुर। थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं ब्रेक के बाद दोबारा से। तुम्हारा चैनल है, कांटेक्ट करो, मिलेंगे। हम भी ऐसे इंस्टाग्राम पे तो मिले हैं, और ढूंढना है मैंने इतने नायाब हीरे को। थैंक यू नूपुर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। दोबारा मिलेंगे, बट हमारी आधी जर्नी रह गई। यस। बाय गाइस। बाय गाइस।